किरचॉफ लॉ दो टाइप के होते हैं, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। करंट का लॉ और वोल्टेज का लॉ ये डिफरेंट लॉ हैं, तो हम पहले डिस्कस करेंगे किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि डीसी सर्किट में किसी भी नोड पर करंट का बीजीय योग एल्जेब्रिक सम शून्य होता है। नोड क्या होता है, जहाँ पर सर्किट की ब्रांचेस आकर मिलती हैं। अगर एक ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच ये, तीसरी ब्रांच ये, तो जहाँ पर ब्रांच आकर मिल रही है उसे क्या बोलते हैं, नोड। तो हमारा लॉ क्या कहता है कि किसी भी नोड पर करंट का एल्जेब्रिक सम मतलब होता है आने वाली और जाने वाली। या फिर अगर ये डीसी सर्किट की जगह एसी सर्किट की बात करें तो एसी सर्किट में किसी भी नोड पर करंट का वेक्टर एडिशन सदिश योग शून्य होता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें धारा के परिमाण के साथ साथ धारा की दिशा का भी ध्यान रखना होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें ध्यान रखनी होती है एसी के अंदर, और डीसी के अंदर हमें सिर्फ डायरेक्शन देखनी होती है। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया, ये नोड एन है। इस नोड में ब्रांच फर्स्ट के अंदर करंट अंदर की ओर आ रही है नोड की तरफ, I2 जो है वो भी नोड की तरफ आ रही है, और I4 जो है वो भी नोड की तरफ आ रही है। लेकिन अगर नोड से बाहर की तरफ देखें तो I3 नोड से बाहर जा रही है और I5 नोड से बाहर जा रही है। तो हमें यहाँ ऐसा चेक करना है कि नोड की ओर आने वाली करंट की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मानते हैं, हमने कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव और कोई भी एक डायरेक्शन नेगेटिव मान सकते हैं। अगर मैंने माना है कि बाहर निकलने वाली पॉजिटिव है और अंदर आने वाली नेगेटिव है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि नोड की तरफ आने वाली करंट जो है पॉजिटिव मान ली और नोड से बाहर जाने वाली करंट नेगेटिव मान ली। तो हमें इक्वेशन कैसे लिखनी है, नोड की तरफ आने वाली करंट इन सब का एडिशन करेंगे, I1 I2 और I4, I1 प्लस I2 प्लस I4, और बाहर जाने वाली I3 और I5। तो I3 और I5 को अगर ऐड करें या फिर ऐसा कहें कि अपन जो आ रही है उसमें से उसको माइनस कर दीजिए, तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए हमारे पास में, 0 आना चाहिए। तो ऐसा भी कह सकते हैं आने वाली कुल धारा इज इक्वल टू जाने वाली कुल धारा। या फिर इसको अगर इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n1 to n in इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर n की क्या चीज़ है, जितनी ब्रांचेज होगी n1 से लेकर n, अगर हमारे पास 5 ब्रांच है तो 1 2 3 4 5, और टोटल सिग्मा इज इक्वल टू 0। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि नोड पर आने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम वेक्टर सम इज इक्वल टू नोड से दूर जाने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम बराबर होता है। तो सिंपल सा लॉ है हमारे पास कि अगर किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी नोड पर आने वाली धारा और आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, या दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। सेकंड जो लॉ है हमारे पास में वो क्या लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किसी क्लोज्ड डीसी सर्किट में डिफरेंट ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप का बीजीय योग उस सर्किट में लगे ईएमएफ के बीजीय योग के बराबर होता है। मतलब इसमें अपन को क्या करना, ध्यान रखना है कि सर्किट में जो बैटरी लगी हुई है उस बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो सर्किट में लगे इक्विपमेंट जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस जो भी होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो सर्किट में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप सर्किट के अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है। हम इसको ऐसे देख सकते हैं, ये हमारे पास में सर्किट है। सर्किट में हमने बैटरी लगा रखी है, बैटरी के साथ रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 और R4 ये 4 रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा रखे। तो ये वोल्टेज जो होगा वो सप्लाई देगा, R1 R2 R3 R4 करंट सप्लाई करेगा। तो हमने अकॉर्डिंग टू लॉ इक्वेशन कैसे लिखनी है, वोल्टेज V जो कि अप्लाइड सोर्स है इज़ इक्वल टू होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसमें भी होगा। इसमें कितना होगा, I इंटू R1, इसमें कितना होगा, I इंटू R2। मतलब V इज इक्वल टू IR होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू IR, IR1 IR2 IR3 और I4। तो ऐसे इक्वेशन आप लिख लेंगे, सर्किट का अप्लाइड वोल्टेज होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। अब हम इसमें से अगर
इस इक्वेशन को ऐसा लिखें, IR1 V1, IR2 को V2, IR3 को V3 और IR4 को V4। और इन सारे वोल्टेज को जब हम इधर लेके आए तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। और इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू कैपिटल N Vn इज इक्वल टू 0। मतलब सर्किट में ओवरऑल वोल्टेज, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। अगर यही सर्किट हमारे पास में AC सर्किट होता तो हम कैसे करते, अप्लाइड वोल्टेज जो होता वो टाइम रेस्पॉन्स में आता है ना, टाइम डोमेन में आता। तो वोल्टेज एट टाइम t या फिर वेरिएबल, अपने पास सर्किट में R, L और C तीनों दे रखे हैं, करंट हमारे पास ऐसे फ्लो होगी। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वही सर्किट का अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू सर्किट में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप। तो सर्किट का अप्लाइड वोल्टेज है VT और इज इक्वल टू होने वाले वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू R, इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका फॉर्मूला होता है LdI/dt, और कैपेसिटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका होगा 1/C इंटीग्रेशन IDT। तो VT इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC, इन तीनों को अगर हम ऐड करके उधर लेके जाएंगे तो माइनस, और इक्वेशन वो की वो आएगी, सिग्मा ऑफ वोल्टेज समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। मतलब सर्किट में टोटल वोल्टेज जो होगा वो अप्लाइड वोल्टेज माइनस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास ये दो लॉ हुए, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सेकंड चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास में नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस सबसे बेसिक चीज़ है इस सर्किट सब्जेक्ट की, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, क्योंकि हर जगह हर सर्किट में बहुत इजीली हम नोडल एनालिसिस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सर्किट का इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें ध्यान क्या क्या रखना है, देखिए पहली चीज़, सर्किट को सॉल्व करने में उपयोगी एवं सिंपलेस्ट मेथड है, ये बता चुका हूँ आपको। जिन सर्किट में लूप्स ज़्यादा होते हैं वहाँ ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब नोडल एनालिसिस कहाँ पर काम में लेते हैं, जहाँ पर सर्किट में लूप्स ज़्यादा होते हैं। और थर्ड इसका बेनिफिट क्या है, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस इसमें कम होती है, अपने पास जो नंबर ऑफ़ इक्वेशन आएगी वो कम होती है। नोड क्या है, जहाँ पर दो से ज़्यादा ब्रांच मिलती है उसे नोड बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही जगह पर जहाँ पर ब्रांचेस मिल रही हैं उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे को नोडल एनालिसिस के लिए, जिस नोड पर सबसे ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही है उसे रेफरेंस नोड मानकर अर्थ से कनेक्ट मानते हैं, अर्थात उस नोड पर वोल्टेज का मान 0 होता है। मतलब अभी अपन एक सर्किट देखेंगे, जिस सर्किट में सारी ब्रांचेज एक कॉमन पॉइंट पे जाके मिल रही है उसको हम रेफरेंस नोड बोलते हैं और उसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, और अर्थ का वोल्टेज कितना होता है, 0। इसका मतलब उस नोड का वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। तो पहला स्टेप हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, दूसरा स्टेप रहेगा रेफरेंस नोड के सापेक्ष अन्य नोड का वोल्टेज V1, V2, V3 आदि मान लें। मतलब वो सर्किट में एक रेफरेंस नोड होगा और बाकी अलग अलग नोड होंगे, जिस जिस नोड पर होगा उसमें हम उसको नोटेशन देते जाएंगे, इस वोल्टेज नोड पर वोल्टेज V1 है, इस वाले पे V2 है, इस वाले पे V3 है। अभी हम जब सर्किट सॉल्व करेंगे तो हमें और इजीली क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, KCL लगाकर नोड पर इक्वेशन लिखें। अपन को उस नोड पर, हर एक नोड पर जो हमने अज्यूम किया है उस पर KCL लगाएंगे, मतलब करंट आने वाली और जाने वाली। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। और फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, सभी इक्वेशंस को हल करके सभी नोड पर वोल्टेज ज्ञात किए जा सकते हैं एवं ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। सब जब इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी तो उन इक्वेशन को हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और हर एक नोड पर वोल्टेज हम फाइंड आउट कर लेंगे। नोड पे वोल्टेज निकालने के बाद हम उस ब्रांच की, चाहे जिस ब्रांच की करंट भी निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा सर्किट हमने फॉर एग्जांपल लिया है। उस एग्जांपल में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने बैटरी ली है। ये सर्किट है हमारे पास में, इसमें आप देखिए जहाँ पर ब्रांच आके मिलती है, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच यहाँ पर आकर मिल रही है, इसे क्या बोलते हैं, नोड। और ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो इस जगह आके मिल रही है, उसे बोल दिया हमने रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड को जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे, उसका वोल्टेज क्या होगा, 0 वोल्ट होगा।
यहाँ पे इस वाले नोड पर नोड नंबर 1 है तो हमने इस पे वोल्टेज अज्यूम किया है, वोल्टेज V1। अब हमें KCL लगाना है इस नोड पर, तो अगर सिंपल फंडा लेके चलेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि नोड से सारी करंट जो है वो आउटगोइंग है, हमने अज्यूम किया है, और उसके बाद जैसा जैसा होगा वैसे हम करते जाएंगे। तो मैंने ये अज्यूम किया है I1 बाहर निकल रही है, I2 बाहर निकल रही है और I3 बाहर निकल रही है। इसका मतलब इस नोड पर 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच पर करंट बाहर गई है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि KCL क्या कहता है, किसी नोड पर करंट का एल्जेब्रिक सम जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो अपने सारी करंट को ऐड कर दिया और इज इक्वल टू 0 आ गया, ये हमारे पास में KCL से आ गया। अब करंट हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होती है, तो I इजिकल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है, आप सबको पता ही है। करंट इजिकल टू होता है वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस। तो करंट I1 यहाँ से यहाँ क्यों फ्लो हो रही है, क्योंकि हमने अज्यूम किया वोल्टेज V1 इस V वोल्टेज से ज़्यादा है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है। यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब V1 इस 0 से ज़्यादा है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब V1 इस 0 से ज़्यादा है। तो करंट फ्लो कब होती है, जब वोल्टेज डिफरेंस आता है और उसको डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करते हैं। तो अगर हम देखें इस इक्वेशन को, I1 इजिकल टू क्या होगा, V1, क्योंकि बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल ऊपर आ रहा है तो अपन इसके वो बैटरी के अगेंस्ट में जा रहे हैं, इसलिए V1 माइनस V डिवाइड बाई जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो R1, ये I1 की वैल्यू होगी। अगर ये बैटरी उल्टी लगी होती, नेगेटिव टर्मिनल इसका ऊपर होता और पॉजिटिव टर्मिनल नीचे होता, तो करंट ये इस तरह से फ्लो कर रही होती, तो हम लिखते V1 प्लस V डिवाइड बाई R1। समझ में आ गया। सेकंड जो इक्वेशन I2 की होगी वो क्योंकि V1 माइनस यहाँ पर वोल्टेज कितना 0, तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई R2, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई R3, सॉरी यहाँ पर R3 था, तो ये I3 की वैल्यू थी और ये I2 की वैल्यू थी। तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई R2 ये I2 की वैल्यू हो गई, और V1 माइनस 0 डिवाइड बाई R3 वो I3 की वैल्यू हो गई। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन ऐसे आएगी, और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, यहाँ से V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। V1 इजिकल टू हमारे पास में आएगा V अपॉन R1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ऐसे हमने वोल्टेज V1 की वैल्यू निकाल ली। अब एक हम सिंपल न्यूमेरिकल करके देखते हैं। थोड़ा सा अपन ने एक नोड की जगह दूसरा नोड और सर्किट में लिया है, तो ये हमारी बैटरी है, इसके साथ में ये नोड आ गया हमारे पास, दूसरा नोड आ गया, और ये सारा का सारा जो कॉमन नोड है वो क्या है, रेफरेंस नोड। इसको हमने किससे कनेक्ट किया है, अर्थ से कनेक्ट किया। तो इस नोड 1 पर वोल्टेज हो गया V1 और नोड 2 पर वोल्टेज हो गया V2। हमारा अज्यूम करने का तरीका क्या रहता है कि हम हर नोड पर करंट को आउटगोइंग मानते हैं, I1 बाहर जाएगी, I2 बाहर जाएगी, I3 बाहर जाएगी। ऐसे ही इस नोड पर देखें तो I4, I5 और I6 सब हमने करंट अज्यूम की है। अब हमें करना क्या है कि करंट हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होती है, तो इस पे वोल्टेज है V1, तो V1 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 ये करंट I1 की वैल्यू होगी। तो पहले हम इस नोड की इक्वेशन लिखेंगे KCL लगाकर, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, I2 की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, और I3 की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2। आया समझ में। हमें अब इस एंड से इस एंड का वोल्टेज देखना है, तो इस एंड पे वोल्टेज था V1, इस पे V2, तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास में इक्वेशन आ गई, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 3V1 माइनस V2 डिवाइड इज इक्वल टू 10 एक इक्वेशन आ गई। नोड 2 पर इक्वेशन लगाएंगे, जब हम KCL लगाएंगे तो I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हम लिखेंगे ऐसे, I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। I4 की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज V2 से V1 की तरफ करंट आ रही है, तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2। ऐसे I5 की वैल्यू निकालेंगे तो V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ देखने वाली बात है कि I6 करंट इधर आ रही है, लेकिन 2 एम्पीयर करंट इधर आ रही है, तो I6 हमारे को वोल्टेज से निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है। और अपन को I6 की वैल्यू निकालनी थी या I5 की वैल्यू निकालनी थी वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, लेकिन अगर इसमें देखें तो कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं,
तो हमारे पास में है क्या, करंट। तो I6 इधर फ्लो हो रही है, लेकिन एक्चुअल में करंट किधर आ रही है, इस तरफ आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ले लेंगे माइनस। देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है, प्लस की जगह क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि हम जाना तो चाहते हैं इधर, बट करंट आ किधर रही है, इधर। हमने अज्यूम ऐसे किया, लेकिन एक्चुअल करंट किधर आ रही है, ऐसे आ रही है, तो हमने उसमें -2 कर दिया। अगर इस एरो का डायरेक्शन नीचे होता और हम भी इसी डायरेक्शन में आते हैं, तो हम यहाँ पर +2 यूज़ लेते। ऐसे करके हमारे पास में सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को हम मैथमेटिकली सॉल्व करके V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो V1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.8 और V2 की वैल्यू आ गई 4.4। जब हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ जाती है, तो उसके बाद हम सारी करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। I1, I2, I3, I4, I5 और I6, ये सारी करंट को अपन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं।